नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इटालियन ओपन के महिला सिंगल्स में क्रोएशिया की पेट्रा मार्टिक और चेकोस्लोवाकिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल और अमेरिका की राइली ओपेल्का ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोरुसिया डोर्टमंड ने 5वीं बार जर्मन कप जीत लिया है। फाइनल में बोरुसिया ने आरबी लिप्जिंग को 4-1 से करारी शिकस्त दी और यूएफा का फुटबॉल का फाइनल मैच 29 मई को मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच इस्तांबुल की जगह पुर्तगाल के पोर्टो में खेला जाएगा। और सबसे पहले नजर डालते हैं इटालियन ओपन पर। इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महिला सिंगल्स में क्रोएशिया की पेट्रा मार्टिक ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेकोस्लोवाकिया की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने लातविया की जेना ओस्टापेंगे को 4-6, 7-5, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज ही विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी का सामना अमेरिका की कोको गॉफ से होगा। वहीं पोलैंड की इगा स्विटेक का सामना यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा। अगर पुरुष सिंगल्स की हम बात करें तो स्पेन के राफेल नडाल ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव जूनियर को 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले आज अमेरिका के राइली ओपेल्का ने अर्जेंटीना के फेडरिको डेल बोनिस को 7-5, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और इस बीच हमारे साथ मलय नीरव, हमारे आज के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। मलय, हम चर्चा कर रहे हैं इटालियन ओपन की और अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि किस तरीके से आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो पेट्रा मार्टिक ने जो है जेसिका पेगुला को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और इसके अलावा दूसरी जो कैरोलिना प्लिस्कोवा ने जेना ओस्टापेंके को भी हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जी, इटालियन ओपन में आज जो मुकाबले हुए हैं उसमें पेट्रा मार्टिक की जीत एक बहुत ही उम्दा जीत है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राफेल नडाल ने भी बहुत ही बढ़िया शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-3, 6-4 से हरा दिया है और सेमीफाइनल्स में उनका प्रवेश हुआ है। तो मैड्रिड मास्टर्स का उन्होंने बदला लिया जहां उनको हार का वो देखना पड़ा से। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ज़वेरेव ने मैड्रिड ओपन में प्रदर्शन किया था तो यहाँ पे उनको 6-3, 6-4 से हराया है। जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। मलय जी, देखिए, राफेल नडाल क्ले कोर्ट के मास्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है और जिस तरह से वो खेलते हैं आश्चर्य हो रहा था ये देखकर। शायद ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से फिट नहीं है कि क्या है। जो कल उनका मैच हुआ था उसमें वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद जो आज जिस तरह से उन्होंने 6-3, 6-4 से जीत लिया मैच और बहुत ही शानदार तरीके से जीता और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि एक बड़ा सॉलिड मैच था जिसमें बहुत सारी गलतियां मैंने नहीं की और वो अपने गेम को कंट्रोल करने में जिस तरह से आज बहुत सफल रहे, इस तरह से पहले नहीं रहे। हालांकि उनको एक चोट लगने का शक था क्योंकि जो ओपनिंग सेट था उसमें वो कोर्ट पे गिर गए थे जिसके कारण उनको एंकल में एक चोट लगी थी और लग नहीं रहा था कि वो खड़े हो पाएंगे, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने पांव पे खड़े हुए और किसी तरह की उनको ट्रीटमेंट की, चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ी और उसके बाद बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए और वो जीत गए और आज सबकी नजर उन्हीं के ऊपर थी। उनके अलावा दूसरा जो मैच हो रहा था वो अभी स्थगित है, रुका हुआ है। वो नोवाक जोकोविच का मैच अभी स्थगित है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो रेली ओपेल्का हैं उन्होंने सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने स्ट्रेट सेट्स में अर्जेंटीना के क्वालिफायर फेडरिको डेल बोनिस को हराया। तो इस तरह से इटालियन ओपन, आप जानते हैं कि फ्रेंच ओपन के पहले जो मुकाबले होते हैं पूरी दुनिया में, जब ग्रैंड स्लैम होता है तो ग्रैंड स्लैम के पहले
कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं उसी तरह के कोर्ट पर जो एक तरह से वार्म अप मैच होते हैं, जो इस बात के लिए तैयारी कराते हैं कि आने वाले दिनों में आप किस तरह का खेल का प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक महिलाओं का प्रश्न है तो आज जैसा कि आपने बताया, पेत्रा ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, वर्ल्ड नंबर 36 हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं और उन्होंने ये मैच जीता। बिल्कुल, और इसी तरह से कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी मैच जीता। जी जी बिल्कुल, उन्होंने भी मैच जीता। और अगर हम पुरुषों की ही बात करें तो अगर आज रूस के आंद्रेई रूबलेव का मुकाबला इटली के लॉरेंस सोनेगो से भी आज ये रात में मुकाबला होगा, तो जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं वो आज फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल, आज ये तय हो जाएगा कि कौन लोग सेमीफाइनल में गए हैं। और देखना ये है कि जो जोकोविच का मैच हो रहा है उसमें जोकोविच पहले सेट में 4-3 से पीछे चल रहे थे जी। तो सबको यही लगता है कि जो दुनिया में इस समय 3 सबसे बड़े नाम हैं टेनिस की दुनिया में जी। उनमें नडाल, जोकोविच और फेडरर। तो अब जब फ्रेंच ओपन में नडाल और जोकोविच का प्रवेश होगा तो किस तरह के फॉर्म में वो रहेंगे, किस तरह के खेल का प्रदर्शन करेंगे। और डेलमोनिस और ओपेल्का का जो मैच हुआ उसकी तो चर्चा हमने की ही। अब सोनेगो और रूबलेव का जो मैच होना है इसमें अभी थोड़ी देर है, आज रात को खेला जाएगा ये मैच और मेरे ख्याल से रात 10:30 बजे के आसपास। मगर उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा जी। अगर आप देखें तो जहां राफेल नडाल का जो फॉर्म आज था ज्वेरेव के खिलाफ, जिनके बारे में खुद ही वो कहते हैं कि भाई उनके सर्विस के सामने खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है जी। तो इस तरह से, लेकिन नडाल में ऐसी क्षमता है वापस आने की। और जोकोविच का जो टेम्परामेंट है बहुत ही बढ़िया, वो उनका टेम्परामेंट, कभी कभी वो गुस्सा जरूर उनको आता है, कभी कभी उसके जैसे हाल में आ गया था हुई है जी। मगर कुल मिलाकर देखें तो जो इटालियन ओपन से संदेश आ रहा है वो ये कि फ्रेंच ओपन जब शुरू होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ्रेंच ओपन शुरू होगा तो उसमें पहली बार शायद दर्शकों को सामने बैठकर ग्रैंड स्लैम देखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। मलय, एक ब्रेक लेते हैं। टेनिस में दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 30 मई से पेरिस में शुरू हो रहा है। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और जैसा कि मैंने अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट पे करीब 1,18,000 दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति होगी और पहले 10 दिन 5,000 से अधिक दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा 3 अन्य कोर्ट पर भी हजार दर्शकों की मौजूदगी रहेगी। टूर्नामेंट के शेष 5 दिन कोर्ट पर 5,000 दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जाएगा। और अगर हम देखें तो पिछली बार कोविड-19 के कारण इस प्रतियोगिता में 15,000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिली थी। और यहाँ पे बहुत सारे जो कोविड इसको लेके जो तैयारियां हैं और या वो जो वहाँ पे जो बायो बबल जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसे भी पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और टूर्नामेंट के संस्करण में पहली बार रात में भी मैचों का आयोजन किया जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग के 2-2 मैच रात में खेले जाएंगे। तो अब ये है कि बेसब्री से आपने फ्रेंच ओपन की बात करी, तो इस दूसरे ग्रैंड स्लैम मुकाबले के लिए जो टेनिस के फैंस हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, फ्रेंच टेनिस फेडरेशन की जो अध्यक्ष हैं गाइस मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंच ओपन को 1 हफ्ते विलंब से शुरू करने का फैसला किया गया उसका फायदा मिला है, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की हम चिंता हमें है और हम चाहते हैं कि किसी को कोई समस्या न हो और रोलैंड गैरों पर किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, निर्विघ्न रूप से टूर्नामेंट हो। तो उनका ये उन्होंने खुद ही कहा कि 2 उद्देश्य हमारे थे। एक तो ये कि अधिक से अधिक संख्या में दर्शक आए और स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की कोई कोताही, कोई समझौता न हो। और इसको देखते हुए उन्होंने 5,000 से ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम की शुरुआत के मैच है 5,388 की संख्या निर्धारित की गई है। तो वो ये जो है अब धीरे धीरे वो क्राउड की संख्या बढ़ेगी और 13,000 से अधिक लोग फिर मैच देख पाएंगे। मगर एक बात तो है ना जी, आप और हमसे बेहतर कौन जानता है भारतवासियों से कि ये जो कोरोना का कहर है ये कब क्या रंग लेगा जी, कब क्या इसमें उत्पात मचेगा, कैसे होगा नहीं होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। फिलहाल तैयारी यही है
कि इस बार के फ्रेंच ओपन में टेनिस प्रेमियों को खिलाड़ियों के रूबरू होकर खेल देखने का मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैच तो आप बिना किसी खिलाड़ी के भी करा सकते हैं, हो ही रहे हैं बिना किसी दर्शक के भी, मगर उससे जो खिलाड़ी का जो टेम्पो है, जो उसकी खेल की गति है, वो बाधित होती है। और ऐसे में ये अगर शुरू होता है तो जो टूर्नामेंट के खत्म होते होते जो 13,000 करीब दर्शकों को रोलांग गैरोस पर भेजने की जो बात चल रही है, अगर ऐसा हो पाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी सिद्धार्थ जी, और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि कोरोना का कहर ऐसा नहीं बरतेगा उस समय तक जिससे कि इसमें कोई बाधा पहुंचे। बिल्कुल, तो उम्मीद यही की जा रही है कि फ्रेंच ओपन जो है अपनी पूरी जोर शोर के साथ शुरू होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोरुसिया डोर्टमंड ने 5वीं बार जर्मन कप जीत लिया है। वो ऐसा करने वाला तीसरा क्लब बन गया है। फाइनल में बोरुसिया ने आरबी लिप्जिंग को 4-1 से करारी शिकस्त दी। क्या कुछ रहा इस फाइनल मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बोरुसिया डोर्टमंड ने आज एक नई उपलब्धि अपने नाम कर ली। उसने 5वीं बार घरेलू खिताब जर्मन कप अपने नाम कर लिया। वो ऐसा करने वाला तीसरा क्लब बन गया है। डोर्टमंड ने फाइनल में आरबी लिप्जिग को 4-1 से शिकस्त दी। ये मैच बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में आर्लिंग हालंद और जादून सांचो ने 2-2 गोल किए। वहीं रनर अप टीम के लिए एक गोल डॉनी ओल्मो ने किया। मैच में पहला गोल 5वें मिनट में ही सांचो ने किया था, जबकि दूसरा गोल 28वें मिनट में हालंद ने किया। सांचो ने 45वें मिनट में तीसरा गोल कर टीम को हाफ टाइम में 3-0 की बढ़त दिला दी थी। ओल्मो ने 71वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को कुछ राहत दी, लेकिन टीम के लिए वापसी करना आसान नहीं था। यहां से 87वें मिनट में हालंद ने अपना दूसरा और टीम का चौथा गोल कर 4-1 की जीत पक्की कर दी। फुटबॉल क्लब बोरुसिया डोर्टमंड ने 3 सीजन बाद पहला खिताब जीता। इससे पहले टीम 2016-17 सीजन में चैंपियन बनी थी। हालांकि जर्मन कप सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड बायर्न म्यूनिख के नाम है। उसने 20 बार ये खिताब अपने नाम किया है। पिछले 2 सीजन में भी उसी ने खिताब पर कब्जा जमाया था। फिलहाल डोर्टमंड अपनी जीत का जश्न मना रहा है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, मैंने जैसा कि बताया गया कि जो डोर्टमंड है वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है और 4-1 से बड़ी जो शिकस्त दी है आरबी लिप्जिंग को। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इसे? बहुत बड़ी जीत है। देखिए, सांचो और हालंद दोनों ने 2-2 बार गेंद को नेट में डाला और ये बहुत बड़ी बात होती है। 2-2 गोल। अब जब आप 3 गोल से पिछड़ रहे होते हैं ना, तो उसके बाद टीम का मनोबल ऐसे ही टूट जाता है। और ये 4-1 से जो जीत है लिप्जिग के खिलाफ, लिप्जिग के पास कुछ नहीं बचा था उसके बाद कुछ करने को। और जिस प्रकार से उन्होंने जिस स्टाइल से, जिस शैली से इस बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में खेला, और खासकर अगर आप देखें तो उनके पहले हाफ में जो 3 शॉट उन्होंने मारे, तीनों टारगेट, तीनों लक्ष्य को भेदते हुए गोल के भीतर, तो ऐसा बहुत कम होता है। और उसमें भी आप जब सांचो ने जब 2 गोल किए और हालंद ने 2 गोल किए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इससे बहुत बल मिलेगा उनकी टीम को और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। मगर अगर आप बात करें कुल मिलाकर खेल में, तो स्पेन के जो मिडफील्डर हैं डैनी ओल्मो, उन्होंने लिप्जिग की तरफ से गोल किया और उसके बाद जो है कुछ कोशिश की, कहीं उम्मीद जगाई, लेकिन फिर ये है कि जब आप, जैसा मैंने पहले कहा कि जब मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है तो एक गोल हो भी जाए तो टीम के कंधों का ऊपर उठना, टीम के सदस्यों के कंधों का ऊपर उठना बहुत लाजमी नहीं होता। ऐसे में डॉर्टमंड के लिए ये बेहतरीन जीत रही है और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में था कि ये जर्मन कप खिताब जीतने वाली तीसरी टीम ऐसी बनी है जिसने 5वीं बार ये खिताब जीता है। 5वीं बार ये खिताब जीता है। बिल्कुल। और बायर्न म्यूनिख ने जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 बार ये खिताब हासिल किया है और इस बार जो सफलता मिली है वो बोरुसिया डोर्टमंड को है। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं यूएफए कप फुटबॉल की। यूएफए कप फुटबॉल का फाइनल मैच 29 मई को मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच खेला जाएगा।
मैच के स्थान में परिवर्तन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण अब इसे इस्तांबुल की जगह पुर्तगाल के पोर्टो में खेला जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी रवि कपूर की ये रिपोर्ट। यूरोपियन फुटबॉल बॉडी यूईएफए ने 29 मई को होने वाले यूरोपा लीग के फाइनल मैच की जगह में बदलाव किया है। ये मैच अब इस्तांबुल की जगह पुर्तगाल के पोर्टो में खेला जाएगा। यूईएफए ने ये फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया है। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच पोर्टो के एस्टेडियो डो ड्रागो में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोनों क्लब के 6-6 हजार प्रशंसकों को भी स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी। इससे पहले ये मैच इस्तांबुल के अतातुर्क स्टेडियम में होना था। इंग्लैंड ने तुर्की को कोरोना की वजह से रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब है कि वहां जाने वाले खिलाड़ियों को वापसी पर 14 दिन के सख्त क्वारंटाइन से गुजरना होता है। साथ ही फैंस को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। काफी समय तक स्टेडियम में दर्शकों को एंट्री नहीं मिलने के बाद यूईएफए चाहता था कि फाइनल में कम से कम क्लब को सपोर्ट मिले, इसलिए इस मैच को पुर्तगाल में रखा गया, जो ग्रीन लिस्ट में है। स्टेडियम में कितने दर्शकों को एंट्री दी जाएगी ये अभी निश्चित नहीं हो सका है, पर फाइनल में पहुंचने वाले दोनों क्लब के 6-6 हजार फैंस 24 मई से टिकट खरीद सकेंगे। इस बीच यूएफए ने फुटबॉल पुर्तगाल फेडरेशन और पुर्तगाल सरकार का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इतने कम समय में शानदार तैयारियां की हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस फाइनल मैच में कौन सी टीम खिताब अपने नाम करती है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच ये मुकाबला होने वाला है 29 मई को, क्या कुछ कहेंगे? इसके स्थान परिवर्तन भी हो गया है फाइनल का। पुर्तगाल के पोर्टो में ये मैच खेला जाएगा। देखिए, यूएफए के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरिन ने इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से अपने शब्दों में समेटा है। उन्होंने कहा है कि जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो 12 महीनों से अधिक से वंचित रहे हैं खेल को देखने से, और अपनी अपनी टीम को लाइव खेलते हुए देखना। खास करके आपको पता है कि यूरोपियन लीग जब भी होती है और उसमें जो मैचेस होते हैं, जो क्लब्स खेलते हैं, वो अपने प्रशंसकों, अपने फैंस के बलबूते पर खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस लीग फाइनल होगा, वो जो उसमें जो पराकाष्ठा होती है, चरम पे पहुंचता है ये पूरा एक उत्साह, उस चरम को बहुत हद तक फीका कर दिया था कोरोना ने, तो उसको दोबारा से जगाने की कोशिश हो रही है और 12,000 लोगों को टिकट खरीदने की अनुमति मिली है। 6-6 हजार दोनों टीम के समर्थक होंगे। तो इससे बहुत बड़ी बात है, और ये एक लंबे लॉकआउट के बाद, स्टेडियम से बाहर रखे जाने के बाद यूएफए ने ये फैसला जो किया है, पोर्चुगीज अधिकारियों ने उनका बड़ा समर्थन किया है। बहुत जल्दी ये फैसला हुआ कि अतातुर्क स्टेडियम तुर्की से इसको ले जाया जाएगा। मैच अब वहां नहीं होगा और पोर्चुगल में ये मैच होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इससे यूरोपियन फुटबॉल में एक नई जान आएगी। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पैदल चाल के एथलीट इरफान सहित ट्रैक एंड फील्ड के 5 खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण साई के बेंगलुरु स्थित उत्कृष्टता केंद्र में कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। और मैंने जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोविड का जो कहर है वो खिलाड़ियों पर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे मैच हैं जो स्थगित हो रहे हैं। बड़ा दुखद है ये, क्योंकि देखिए, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है और उसके बाद पूरी जान उसमें झोंक देता है, चाहता है कि कैसे भी हो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम अपना करें, और वैसे में जब क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों को, एथलीटों को कोरोना ग्रसित हो जाए वो, और उसके बाद उन्हें वंचित रहना पड़े अपनी प्रैक्टिस से, अपने खेल से, तो ये बहुत बड़ा मानसिक आघात, एक मनोवैज्ञानिक आघात भी है ये। जी बिल्कुल। आपने देखा कि 5 पॉजिटिव पाए गए हैं खिलाड़ी। जी हाँ मैंने, अब समय कम है, चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। लगातार चोट से जूझने के कारण 34 वर्षीय गर्नी ने क्रिकेट को अलविदा कहा। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मैंने तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। नमस्कार।